हेलो दोस्तों, देखिए वेजिटेबल फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन के बारे में हम आपको 2 वीडियो पहले प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 3। मीन्स उसका जो आपका पोर्शन बचा है वह है आपका जैम, जेली एंड स्क्वैश के बारे में। जैम, जेली और स्क्वैश के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा सिरप, शरबत या कई प्रकार के कैंडी कार्डियल बनाए जाते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि कुछ इंस्टीट्यूट, जैसे कि थोड़ा समझ लीजिए कि IIVR कहां पर स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन, इसका पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहां पर स्थित है? बनारस। बनारस यूपी में स्थित है। कहां पर? बनारस यूपी में स्थित है। ठीक है। इसेंशियल इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कब बनाया गया? इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, या इसे शॉर्ट में ECA भी लिख सकते हैं। यह बनाया गया 1955 ईस्वी में। आवश्यक, इसे हिंदी में कहते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम। इसे हिंदी में आवश्यक वस्तु अधिनियम कहते हैं। यह 1955 में बनाया गया और इसी के तहत एक और बनाया गया था FPO। FPO का पूरा नाम फूड एंड प्रोडक्ट ऑर्डर, यह बनाया गया। यह भी आपका 1955 में बनाया गया। तो इन चीजों को याद रखना। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, इनके बारे में पूछ सकता है, इनकी स्थापना कब हुई, इन्हें कब पारित किया गया और IIVR कहां पर स्थित है। इसके अलावा हो सकता है कि पूछ ले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहां पर स्थित है? तो यह आपका हैसारघट्टा, बंगलौर में स्थित है। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले जैम के बारे में। जैम के बारे में, तो जैम देखिए, जैम क्या होता है कि जैसे सबसे अच्छा पूछा जाता है कि सबसे अच्छा जैम किसका बनाया जाता है, तो सबसे अच्छा जैम किस फल का बनाया जाता है? वह बनाया जाता है आपका एप्पल का। किस फल का बनाया जाता है? एप्पल का बनाया जाता है। ठीक है। FPO मीन्स यही जिसकी बात अभी हमने की। FPO मीन्स फूड प्रोडक्ट ऑर्डर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू FPO के अनुसार जैम में TSS की मात्रा 68%, 68% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 68% होनी चाहिए। जिसमें पल्प की मात्रा, पल्प का मतलब होता है गूदा, मीन्स जो फल के अंदर जो गूदा होता है उसी का निकाल करके हम जैम बनाते हैं। तो जो जैम में TSS की मात्रा 68% होनी चाहिए। पल्प मीन्स गूदे की मात्रा 45% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 45%। और इसके अलावा एसिडिटी की मात्रा 0.5 से 0.6% होनी चाहिए। और उसके अलावा वाटर जो है आप आवश्यकता अनुसार मिला सकते हैं, आवश्यकता अनुसार। या फिर कहीं कहीं पर 1 किलोग्राम पर 100 ग्राम में 100 ग्राम वाटर मिलाया जाता है। यह भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें जो है प्रोपेक्टिन नॉट इम्पॉर्टेंट, जो पैक्टिन होती है उसमें पैक्टिन की मात्रा इसमें जरूरी नहीं होती है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पैक्टिन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पैक्टिन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जो आपका पैक्टिन होता है वह इसमें महत्वपूर्ण योगदान नहीं रखता है। ठीक है, इसके अलावा जब आपकी इसके जैम को बनाने के लिए पूछा जाता है कि कैसे फल की आवश्यकता होती है, तो राइप एंड थिक मीन्स पके हुए फलों की आवश्यकता होती है। कैसे? पके हुए फलों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो आपकी जेली होती है, जैम होता है, वह कैसा होता है? ओपैक को हम हिंदी में कहते हैं अर्ध ठोस। क्या कहते हैं? अर्ध ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध ठोस। यदि पूछ लिया जाए कि जेली कैसी है, जैम कैसा है, जैम एक कैसा पदार्थ है या कैसा खाद्य पदार्थ है, तो यह एक आपका अर्ध ठोस है। मीन्स इंग्लिश में जैसे हम ओपैक कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपैक कहते हैं। इसमें हम साइट्रिक एसिड की मात्रा को भी ऐड करते हैं। तो जो साइट्रिक एसिड की मात्रा मिलाई जाती है, इसमें साइट्रिक एसिड की मात्रा जो मिलाई जाती है वह 3 से 4 ग्राम होती है। 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है, 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम जैम में साइट्रिक एसिड की मात्रा मिलाते हैं। TSS इसमें 68% होना चाहिए। पल्प मीन्स गूदा जो है वह 45% होना चाहिए। एसिडिटी 0.5 से 0.6% होना चाहिए। वाटर इसमें आवश्यकता अनुसार मिलाते हैं। और यह भी पूछा जा सकता है कि जैम और जेली में किसमें पैक्टिन की
पैक्टिन का महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है, तो वह जो है जैम में पैक्टिन कोई महत्व नहीं देती है, ठीक है। और यह आपकी अर्ध ठोस होती है, इसको बनाने के लिए पके फलों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा यदि जैसे ही जैम आपका बन जाता है, बन के पककर तैयार हो जाता है, तो अब हम इसको चेक कैसे करें कि जो है आपका टेस्ट कैसे करें कि यह जो है आपका बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए थर्मामीटर की रीडिंग लेते हैं, क्या लेते हैं, थर्मामीटर की रीडिंग। तो थर्मामीटर से यदि हम इसका चेक करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर लगभग 105 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 105 डिग्री सेंटीग्रेड, या कभी कभी इसका फारेनहाइट में भी पूछ लिया जाता है, तो फारेनहाइट हो गया लगभग इसका 219 से 222 डिग्री फारेनहाइट, 219 से 222 डिग्री फारेनहाइट इसका हो जाता है, ठीक है। रिफ्रैक्टोमीटर की सहायता से जब हम इसमें ब्रिक्स मापते हैं, क्या मापते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर ब्रिक्स प्रतिशत मापते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर की सहायता से यदि हम जब इसमें टीएसएस की मात्रा को मापते हैं तो इसका जो ब्रिक्स आता है लगभग 68 डिग्री ब्रिक्स होना चाहिए। तो समझ लीजिए कि आपका जैम पक करके तैयार हो चुका है। क्या जैम आपका पक करके तैयार हो चुका है, ठीक है। और देखिए यदि हम भार के द्वारा ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, भार के द्वारा, यदि हम बाई वेट ज्ञात करें कि जो है आपकी जेली का वेट कितना, सॉरी जैम का वेट कितना होता है, ताकि हमें पता लग सके कि जो आपकी भार द्वारा हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए जैसे हमने चीनी इसमें मिलाई, चीनी हम जैसे ही मिलाते हैं तो चीनी मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका शुगर ऐड की जाती है, तो जो मीठे फल होते हैं, जो आपके मीठे फल होते हैं, उनमें हम चीनी की मात्रा पर किलोग्राम के हिसाब से 1 किलोग्राम गूदे में या पल्प में मीठे फलों में 750 ग्राम चीनी का प्रयोग करते हैं। और जो आपके खटास वाले या थोड़े मीठे कम मीठे जो फल होते हैं, उनमें हम 1 किलोग्राम पल्प में 1 किलोग्राम चीनी का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आपने चीनी मिलाई है, माना कि आपने यदि 1 किलोग्राम चीनी मिलाई थी, तो उसका यदि आप वेट करते हैं और यदि उसका वेट जब 1.5 किलोग्राम हो जाता है, 1.5 किलोग्राम बचता है, यानी कि 1 किलोग्राम पल्प था और 1 किलोग्राम ही आपकी चीनी थी, यानी कि टोटल हो गया आपका 2 किलोग्राम। और उसके अलावा उसमें कई प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, पानी की मात्रा भी मिलाई जाती है, और भी उसमें कई चीजें ऐड की जाती हैं। तो देखिए लगभग 2 किलोग्राम से 2.25 किलोग्राम का जब हम पका कर तैयार करते हैं, तो वही जो है आपका कितना रह जाना चाहिए, 1.5 किलोग्राम। यदि 1.5 किलोग्राम रह जाता है तो समझ लीजिए कि आपकी जो जैम है वह बनकर तैयार हो गया है। यानी कि कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए कि जितनी हम चीनी मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं, शुगर का 1.5 गुना यदि रह जाता है, उसका यदि शुगर का 1.5 गुना रह जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका जैम बनकर के तैयार हो गया है, ठीक है। अब देखिए यह तो बात हो गई आपकी जैम की। अब हम बात करते हैं आपकी जेली की। किसकी, जेली की। तो देखिए जेली में जो है आपका सबसे अच्छा जो माना जाता है फल, जेली के लिए सबसे अच्छा जो फल होता है वह आपका होता है अमरूद। कौन होता है, कौन होता है, अमरूद मीन्स गुआवा। क्या होता है, गुआवा होता है, ठीक है। और जो आपका गुआवा जेली होती है, यह आपकी कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शक होती है। कैसी होती है, पारदर्शक मीन्स जिसमें आर पार हमें दिखाई देता हो। जेली जो है आर पार हमें दिखाई देता हो, वही उसी प्रकार की होती है जेली, ठीक है। इसमें हम शुगर ऐड करते हैं, शुगर। शुगर हम मिलाते हैं कितनी, चीनी हम मिलाते हैं, कितनी मिलाते हैं चीनी, 65 से 70% चीनी मिलाते हैं। लेकिन किन्हीं किन्हीं किताबों में या कई अलग नोट्स में हमने पढ़ा, तो हम आपको बता दें कि 55% भी लिखा मिलता है, कहीं कहीं पर 55% भी लिखा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो पल्प होता है, पल्प मीन्स गूदा, फल का गूदा, वह जो है लगभग 45% इतना ही जैम में मिलाया जाता है और इतना ही आपका जेली में मिलाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा यदि इसका जो हम टेम्परेचर की बात करें कि एंड पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है, एंड पॉइंट टेम्परेचर जितना आपका जैम का था, कितना था, 105 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 219 से 222 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 105 डिग्री सेंटीग्रेड से इतना सेंटीग्रेड होना चाहिए। या फिर यदि हम फारेनहाइट की बात करें, फारेनहाइट की बात करें, तो 219 से 222 डिग्री फारेनहाइट इसका टेम्परेचर एंड पॉइंट मींस जब पककर तैयार हो जाती है, उसमें हम जैसे ही थर्मामीटर डाल के देखते हैं तो उसका टेम्परेचर लगभग इतना होना चाहिए। तो समझ लीजिए कि आपकी जेली जो है बनकर तैयार हो चुकी है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें जो टीएसएस की मात्रा होती है, टीएसएस की मात्रा वह 65% से अधिक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए,
65% से अधिक होनी चाहिए इसमें TSS की मात्रा। एसिडिटी जो है वह आपकी 1% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1% इसमें आपकी एसिडिटी होनी चाहिए। और इसके अलावा साइट्रिक एसिड जो हम मिलाते हैं इसमें, साइट्रिक एसिड मिलाते हैं, वह लगभग 4 से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं? 4 से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम इसमें साइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात करते हैं, पूछा जाता है कि हाँ पैक्टिन होता है, इसमें पैक्टिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें पैक्टिन का बहुत ज्यादा रोल होता है। यह उन्हीं फलों से बनाई जाती है जिनमें पैक्टिन अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और इसमें थोड़े फल जो होते हैं वह कैसे होने चाहिए? ज्यादा पके ना हो, बिकॉज पहले तो आपकी प्रोपैक्टिन बनती है, जो आपके कच्चे फल होते हैं उनमें प्रोपैक्टिन के रूप में होती है। जब फल कुछ मात्रा में पक जाता है, ठीक है, तो उसमें पैक्टिन बन जाती है। और पैक्टिन बनने के बाद जब फल पूर्ण रूप से पक जाता है तो वही पैक्टिन आपकी पैक्टिक एसिड में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? पैक्टिक एसिड में। जैसे ही फल आपका पकता जाएगा उसी हिसाब से आपकी जो पैक्टिन है वह पैक्टिक एसिड में बदलती चली जाती है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी पैक्टिन होती है वह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पैक्टिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेली के लिए पैक्टिन वेरी इंपॉर्टेंट होती है। पैक्टिन की मात्रा को मापने के लिए हम जेल मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? जेल मीटर का। जेल मीटर कुछ इस प्रकार का यंत्र होता है, ठीक है, इस प्रकार का यंत्र होता है। इसमें 4 खाने बने होते हैं। देखिए समझिए, 4 खाने बने होते हैं। एक सही 1/4, एक 3/4 और आधा, यानी कि ये खाने होते हैं। तो इसमें जो है 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। 500 ग्राम, 750 ग्राम, 1 किलोग्राम और 1.25 किलोग्राम। मीन्स 1.25 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 750 ग्राम और 500 ग्राम। इतनी मात्रा जो हम चीनी की देते हैं। यदि हमने जेली बन रही है और उस फल के रस को जब हम इसमें मिलाते, इसमें थोड़ा डालते हैं, इसमें नीचे एक छिद्र होता है। यहाँ पर इस छिद्र में हम क्या करते हैं, उस उंगली लगा लेते हैं और उस उंगली को बंद करने के बाद इसमें हम रस को डालते हैं। वह रस जहां तक पहुंच जाता है उसी हिसाब से हम इसमें ज्ञात करते हैं कि इतनी मात्रा पैक्टिन की हो चुकी है। और पैक्टिन में हम कितनी मात्रा उसमें हम चीनी की कितनी मात्रा को मिलाएंगे। तो यदि आपका वह रस यहां तक आ जाता है, ठीक है, तो उसमें हम 1 किलोग्राम चीनी मिलाएंगे। यदि हम यहां तक आ जाते हैं तो 750 ग्राम चीनी मिलाएंगे। ठीक है, तो यह जो है मात्रा आपकी पैक्टिन, जेल मीटर का प्रयोग किया जाता है पैक्टिन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जैसे जेल थर्मामीटर का भी प्रयोग किया जाता है। जेल थर्मामीटर के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जेल थर्मामीटर के द्वारा प्रयोग करते हैं। तो 104.5 डिग्री सेंटीग्रेड यदि इसका टेम्परेचर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 104.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होना चाहिए। यदि हम इसके ब्रिक्स प्रतिशत या ब्रिक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा हम इसका ब्रिक्स मापते हैं। तो ब्रिक्स जो है लगभग 65 डिग्री ब्रिक्स से अधिक होना चाहिए। कितना? 65 डिग्री ब्रिक्स, 65 डिग्री से अधिक इसमें जो है ब्रिक्स प्रतिशत होना चाहिए। और वही बात यदि हम इसमें भार के द्वारा यदि हम इसको परिपक्वता की माप करते हैं तो वही आपका चीनी का 1.5 गुना। यदि हमने जितनी इसमें चीनी मिलाई है, उसका 1.5 गुना यदि उसका वजन रह जाता है तो समझ लीजिए कि आपकी जेली बन करके तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए आपकी जेली कई प्रकार की होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो आपकी जेली होती है वह आपकी, जैसे एक तो होता है व्हीपिंग जेली। व्हीपिंग जेली कैसी होती है? व्हीपिंग जेली, देखिए व्हीपिंग जेली, हो सकता है कि पूछ ले व्हीपिंग जेली के बारे में। देखिए व्हीपिंग जेली में क्या होता है कि जो आपकी जेली होती है, जब जेली बनकर के तैयार हो जाती है तो जेली से यदि पानी रिस रहा हो या पानी रिसकर बह रहा हो, ठीक है, बह रहा हो, तो पानी रिसकर बह रहा हो, ऐसी क्रिया व्हीपिंग कहलाती है। व्हीपिंग ऑफ जेली कहलाती है। मींस जेली से पानी निकल रहा हो, वही क्रिया आपकी व्हीपिंग ऑफ जेली कहलाती है। ठीक है, उसके अलावा पूछा जाता है कि क्लाउडी जेली या फिर फॉगी जेली। कैसी? फॉगी जेली। ठीक है, तो क्लाउडी जेली या फिर फॉगी जेली।
क्लाउडी जेली या फिर फॉगी जेली का मतलब होता है कि जब जेली पारदर्शक ना होकर के, जब जेली पारदर्शक ना होकर के वह कैसी हो, अर्ध पारदर्शी हो, कैसी हो, धुंधली दिखाई देती हो, सीधा सीधा समझ लें कि धुंधली दिखाई देती हो, धुंधली दिखाई देती हो, ठीक है, धुंधली दिखाई देती हो, तो वही आपकी क्लाउडी या फॉगी जेली कहलाती है। कैसी कहलाती है? क्लाउडी या फॉगी जेली कहलाती है, ठीक है। तो इतना आप समझ लीजिए। अब देखिए, जैसे जब बादल आसमान में छाए हुए होते हैं, क्लाउड होते हैं ना, तो कैसा धुंधला सा दिखाई देता है, इसीलिए उसी हिसाब से हमने इसकी तुलना जेली में कर दी। फॉग होता है, फॉग, फॉग आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में जब फॉग जम जाता है ना हमारे वायुमंडल में, तो समझ रहे होंगे कि धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, उसी हिसाब से इसकी तुलना कर दी गई है। तो इसे क्लाउडी या फॉगी जेली, यानी कि इसको याद करने के लिए धुंधले समझ लें कि पारदर्शक ना होकर के धुंधली होती है। हो सकता है कि पूछ ले कि जेली का वह रूप जिसमें जेली पारदर्शक ना होकर के धुंधली दिखाई देती है कहलाती है, कैसी जेली कहलाती है? तो उसमें कई प्रकार से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि वीपिंग जेली या फिर क्लाउडी जेली, ठीक है, इन दोनों में से इनमें से कोई नहीं या दोनों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा समझ लेना। और उसके अलावा अगला जो है आपका स्क्वेयर्स के बारे में बात करते हैं। स्क्वेयर्स, ठीक है, स्क्वेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो स्क्वेयर्स जो है, यह फल का रस 25%, इसमें जो है फल का रस 25% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25% होना चाहिए। चीनी इसमें 40 से 50% मिलानी चाहिए। कितनी मिलानी चाहिए? 40 से 50%। एसिटिक एसिड की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 2% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2% होनी चाहिए। और इसमें जो आपका TSS होता है, TSS वह 40% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 40% इसमें जो है TSS की मात्रा होनी चाहिए। स्क्वैश किस किस के बनाए जाते हैं, कौन से फलों के बनाए जाते हैं? तो मैंगो, लेमन और पाइनएप्पल मुख्यतः इसका जो है स्क्वैश बनाया जाता है, ठीक है। तो यह हो गई बात आपकी स्क्वैश की। तो ये हो गया आपका स्क्वैश। उसके बाद जैसे आगे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि शरबत, ठीक है, शरबत इंग्लिश में कहते हैं सिरप, ठीक है। इसमें जो है TSS की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 70% TSS होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 70% इसमें TSS होना चाहिए। और कार्डियल होता है, कार्डियल में फ्रूट जूस की मात्रा कितनी होनी चाहिए? मीन्स जो फल का रस होना चाहिए, फल का रस कितना होना चाहिए? 25% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25% जो है फल का रस होना चाहिए। किसमें? कार्डियल में। तो कार्डियल में 25% फल का रस होना चाहिए। शरबत में TSS की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 70% होनी चाहिए, ठीक है। और उसी प्रकार से हमने आपको बताया कि जैम में TSS की मात्रा 68% और जेली में TSS की मात्रा 65% से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। फल का जो पल्प होता है, मींस गूदा होता है, वह जैम और जेली में दोनों में बराबर होता है, 45% होता है। इसमें जैम में साइट्रिक एसिड की मात्रा 3 से 4 ग्राम मिलाई जाती है, जबकि जेली में साइट्रिक एसिड की मात्रा 4 से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलाई जाती है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। पैक्टिन की जांच या पैक्टिन टेस्ट हम करते हैं जेल मीटर के द्वारा, जेली थर्मामीटर के द्वारा, रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा, डिग्री ब्रिक्स में। यदि 68 डिग्री ब्रिक्स यदि उसकी रीडिंग आ रही है तो समझ लीजिए कि आपकी जेली तैयार हो चुकी है, ठीक है। और जैम आपका लगभग वही 68 डिग्री ब्रिक्स उसमें भी होता है, ठीक है। टेम्परेचर, यदि एंड पॉइंट टेम्परेचर की बात करें तो दोनों में टेम्परेचर समान होता है, 105 डिग्री सेंटीग्रेड पूछा जाए तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड इसका एंड पॉइंट टेम्परेचर होता है। पकने का जो लास्ट अंतिम टेम्परेचर होता है वह होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि हम बात करें कि जेली की फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में 219 से 221 या 22 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है इसका टेम्परेचर, ठीक है। तो इतनी बात लगभग आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या है इसमें जो है आपका लगभग कुछ बचा नहीं है, ठीक है। विनेगर और होता है, तो विनेगर जो है आपका विनेगर को हम हिंदी में कहते हैं सिरका। क्या कहते हैं? सिरका होता है। और इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? इसमें 4% एसिटिक एसिड 4% जो है इसमें
एसिटिक एसिड, हाँ एसिटिक एसिड ही पाया जाता है 4%। तो यह इसका प्रयोग हम एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में करते हैं, एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? विनेगर का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो है इसको बनाने के लिए लगभग हम 15% चीनी का प्रयोग करते हैं। किसका? 15% चीनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह बात होगी आपकी विनेगर की। अब देखिए लगभग आपकी सभी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। आपका पूरा का पूरा फ्रूट एंड प्रिजर्वेशन का पूरा आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है हमारे हिसाब से। इतने हमने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। इतने वीडियो यदि आप देख करके अपना पेपर देने के लिए चले जाते हैं तो शायद है कि आपको 80 से 90% पेपर इन्हीं वीडियो से आपको प्राप्त हो जाएगा। पहली वीडियो लगभग 25 या 28 मिनट की बनी है, दूसरी आपकी 30 मिनट की, और हाँ लगभग 30 मिनट की, और यह वीडियो लगभग आपकी 20 से 21 मिनट की बनकर के तैयार हो चुकी है। लगभग जो है आपका 1 घंटे में पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, 1 घंटे 10 मिनट में। ठीक है, तो इतना देख करके आप यदि चले जाते हैं तो लगभग आपके 80 से 90% क्वेश्चन इन्हीं वीडियो से पूरा का पूरा फंसेंगे। ठीक है, तो यदि आप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। आप देख रहे होंगे कि मेरी पसीने से क्या हालत खराब है। यदि हम पंखा चालू कर लेते हैं ना तो आवाज साफ नहीं आती है, इसलिए हम पंखे को नहीं चलाते हैं वीडियो बनाते समय। ठीक है, तो देखिए, और थोड़ा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। आपके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन कोई नहीं, चलता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, एक चीज आपने सुनी होगी कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती और चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर आप लिखेंगे स्टडी विद टैलेंटेड बॉय, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, हमारी फोटो लगी मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम आपको कई पीडीएफ के माध्यम से नोट्स या फोटोज के माध्यम से नोट्स या लगातार कई नए अपडेशन देते रहते हैं। ठीक है, तो आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।